जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो जो है वो आपके अगले एग्जाम को लेकर है, हिंदी शिक्षण विधि। तो हिंदी शिक्षण विधि में जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यदि आप पिछली प्लेलिस्ट को नहीं देखते हैं फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका आज के दिन पूरा हिंदी कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे पवन सीरीज हो चाहे आपका इजी नोट्स हो। फिर भी इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसके आप थोड़ी बहुत थ्योरी पर भी ध्यान दे लें कल के पेपर को देखते हुए। साथियों, कल का जो पेपर था आप जानते हैं कितना किससे फंसा था, कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। तो यदि आपको पता है कि किस सीरीज़ से फंसा, आपके पास कोई सीरीज हो स्पेशल, तो आप हमें उसके लिए बता सकते हैं इस सीरीज़ से फंसा हुआ था। तो उस सीरीज को हम आपके सेशन में अवश्य करा देंगे ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपसे एग्जाम से पहले का कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटने पाए। साथियों, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि कल के पेपर ना फंसने के बाद हम इजी नोट्स को ना पढ़ें, क्योंकि उन क्वेश्चनों को ही थोड़ा बहुत घुमा घुमा के डाला गया था। तो इसलिए आज ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को हम लोग व्याख्यान करेंगे, उन शब्दों को रिलेट करेंगे, बताएंगे, ताकि आपके कल के एग्जाम कितने भी घूम कर आएँ लेकिन आप उन क्वेश्चनों को कर सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर मिलेगा। तो साथियों, पिछली वीडियो में आपने कल 45 तक क्वेश्चन शायद देख लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पवन सीरीज के क्वेश्चंस हैं। क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है, तो क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ क्या होगा? छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना क्रियापरक शिक्षण विधि कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या होगा? तथ्यों में तात्पर्यता। क्या होगी? प्रस्तावना में कहेंगे तथ्यों में तात्पर्यता। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। इस विधि यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो ये विवरण विधि है। कहानी में हम लोग क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण करते हैं, आगे पीछे घटनाएं कर देंगे कि पहले जो था वो रावण मार दिया गया, बाद के भगवान राम कहाँ गए, अब लंका गए। तो ऐसा नहीं होगा, क्रमबद्ध घटनाएं बताएंगे। भगवान राम पहले लंका जाते हैं फिर बाद के रावण को मारते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की और सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो ये हर्बर्ट ने किया सबसे पहले, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या कह रहे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो इसका हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, तो गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र होगा सरल से अंश की ओर। गेस्टोल्ट से सरल से अंश की ओर। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचारों को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आएं। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? तो यह है सरल से जटिल की ओर। मतलब पहले बच्चे को सरल पढ़ा दो एंड जटिल पढ़ा दो, कठिन पढ़ा दो तो उसको समझ में आएगा, लेकिन पहले ही आपने कठिन पढ़ाया उसके बाद सरल पढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बाद में कि जो भी दिए गए हैं वो निगमन विधि से संबंधित दिए गए हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, दा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा? शिक्षण पर पड़ेगा। नहीं तो आप कल के पेपर में जाएं और शिक्षक या विद्यार्थी में से एक टिक करके आएं, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है।
कि कैसे मतलब सूत्र का प्रयोग करते हो, किस तरह से पढ़ाते हो। पहले छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसके पश्चात पूर्ण के अंश किया जाता है। तो ये कैसा होगा, विश्लेषण होगा। पहले देखो, पहले हमने पाठ पढ़ा दिया और फिर उसके बाद में उसके बारे में चर्चा की, तो क्या होगा, विश्लेषण। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उत्बद्ध करती हैं, तो कौन कहते हैं, पेस्टोलॉजी। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती हैं, शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। आप यहां से देख सकते हैं, शिक्षण विधियां किस पर, शिक्षण सूत्र पर आधारित होती हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, तो कौन सा शिक्षण सूत्र उपयुक्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ज्ञात से अज्ञात बिल्कुल है, पूर्ण से अंश बिल्कुल है, स्थूल से सूक्ष्म बिल्कुल है, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है, ये तो सिद्धांत है भैया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है रेमंड का है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है, तो यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 65, जी हाँ आपके सामने है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, परिणाम का सिद्धांत जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, साथियों इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देख लें, 2 बार देख लें, एक बार नॉर्मल स्पीड एंड देन स्पीड बढ़ाकर देख लें। 3 डॉट जो कोने में रहते हैं वहां से जाइए और वहां से अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए। आपको स्पीड का ऑप्शन दिया रहेगा, जहाँ पर नॉर्मल लिखा रहेगा वहाँ पर टच कीजिए, फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएंगे स्पीड कम हो जाएगी। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये आता है बार बार दोहराना आवृत्ति कहलाती है। कोई चीज़ बार बार हो रही है, पुनरावृत्ति आवृत्ति कहलाती, क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। शिक्षण द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है, तो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। बालक देखो आपके अंताक्षरी और काव्य पाठ योजना में ज़्यादा रुचि लेते हैं कि चलो भैया हम भी गाना गाएंगे, मास्टर साहब ने कहा है। उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, तो उच्चारण में सशक्त क्षमता होती किसकी होती है, अभिव्यक्ति की। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है किसका है, पद्य का, किसका है, पद्य का। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है, तो कैसा है, प्राथमिक। कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है किसका, अभिनय प्रणाली का। आजकल देखते हो बहुत सारे वीडियोज वायरल होते हैं जहाँ प्राइमरी टीचर्स बच्चों को डांस कर करके पढ़ाते हैं, घूम घूम के पढ़ाते हैं। बहुत सारी अध्यापकाएं भी क्रिएटिव माहौल में बच्चों को पढ़ाती हैं ताकि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सके। तो 1 से 3 में बच्चे जो होते हैं उनको खेल खेल में ही सिखाया जा सकता है। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है, तो कौन सी, गीत प्रणाली। कौन सी, गीत प्रणाली जो है वो दोषपूर्ण है। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो सक्रियता कब रहेगी, आपकी प्रश्नोत्तर प्रणाली में। जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे मतलब बच्चे कुछ पूछेंगे और आप कुछ पूछेंगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे कि सर जो कह रहे हैं उसमें हम क्या पूछ सकते हैं ऐसा नया, तो बच्चों के दिमाग चलता रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है किसका है, ज्ञान बिहारी लाल का कथन है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य कैसा होगा, भाषा और साहित्य में कवि का विकास, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है? तो ऐसा लैम्बार्न कहते हैं। कौन कहते हैं? लैम्बार्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है तो कैसे? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अंताक्षरी कवि दरबार से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे? वाद विवाद कीजिए, साहित्य में रुचि आ जाएगी। देखो, आपसे कोई पूछे कि किसी के बारे में जानने के लिए, तो आप उस चीज़ के बारे में रीड करेंगे, और दूसरा कोई बता रहा है तो आपके अंदर दिमाग आएगा कि ये कहाँ तक बताता है, तो उससे आप रुचि पैदा करेंगे, पढ़ेंगे जा करके कि यार देखो ये ज़्यादा बता पाता है कि नहीं बता पाता है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा? स्वतः लेखन में रुचि। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब हो जाएगा। मापन होता है तो मापन कैसा होता है? गुणात्मक होता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? व्यापक मूल्यांकन द्वारा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है कैसे? व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो मूल्यांकन के आपके वार्षिक मूल्यांकन। किससे? कौन सा मूल्यांकन होगा? संज्ञानात्मक पक्ष से, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहता है तो वार्षिक मूल्यांकन या सत्र अवसान मूल्यांकन कहलाएगा। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो प्रायोगिक मूल्यांकन होगा मतलब प्रयोग के द्वारा मूल्यांकन, मतलब प्रयोग के द्वारा परिणाम कहाँ पर दिए जाते हैं? विज्ञान में, भूगोल में और कृषि में। ठीक है, हिंदी संस्कृत में ऐसा होता नहीं है, इतिहास नागरिक शास्त्र में होगा नहीं, दर्शन शास्त्र में भी नहीं होगा। प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? विज्ञान में होते हैं, बिल्कुल। प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, भूगोल का भी एग्जामिनर आता था, कृषि में भी एग्जामिनर आते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता वगैरह हम लोग कृषि में भी जांचते हैं, प्लान टेबल सर्वे वगैरह यहाँ पर भी होता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो उत्तम परीक्षण जो होता है वो कठोर नहीं होता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? मौखिक मूल्यांकन से। प्रारंभिक मूल्यांकन, भैया बच्चा पहले से क्या जानता है, तो मौखिक मूल्यांकन। जब एडमिशन लेने जाते हैं तो बच्चे से लिखित नहीं, मौखिक पूछा जाता है। गार्जियंस का भी आजकल तो इंटरव्यू होने लगा है, तो बच्चे क्या जानते हैं पहले से गार्जियंस और बच्चे, ये मौखिक मूल्यांकन होगा। छात्रों की रुचियां, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो ये छात्रों की रुचियां, तो रुचि कैसी होगी? जैसी उसकी भावनाएं होंगी, पढ़ाई में भावना होंगी तो पढ़ाई की बात करेगा, तो भावनात्मक पक्ष। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण कहलाता है तो कैसा कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 89, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है किसका है? रॉस का, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है तो क्या कहलाएगा? स ऑप्शन मूल्यांकन कहलाएगा। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है तो व्यापक मूल्यांकन का आशय होगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो संज्ञानात्मक पक्ष समझ, सा से संज्ञानात्मक, सा से समझ, याद रखना, सा से संज्ञानात्मक, सा से समझ। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष से है? तो भावनाएं जो होगी वो आपकी रुचि से होंगी, याद रखना। अब रुचि किसी का नाम तो नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 5 क्रियाएं होती हैं। कितनी? 5। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो किसका? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। व्यापक ही जब बात करें तो सारे पक्ष आ जाएंगे, व्यापक मतलब पूरा
मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो ये ज्ञान से, बोध से और अनुप्रयोग से। संज्ञान लेना ही होता है